Hello, friends. Welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series Reverse Engineering Method to Crack UPSC CSE Prelims. So, हमने पहले 5 वीडियोस को, इनफैक्ट 6 वीडियोस हम कर चुके हैं एंड वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस. पहले 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. क्यों रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को एक ऐसे तरीके से करो जो कि एग्जाम रेलेवेंट हो. ज्यादातर लोग जिस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो जिस तरह से एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो स्कूल सेंट्रिक होता है. इट इज मोर ऑफ कॉलेज सेंट्रिक एग्जामिनेशन. उससे तुम्हें सक्सेस मिलने वाली नहीं है. तुम्हें सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा. तुम्हारा 1 साल चला जाएगा, 2 साल चला जाएगा. यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम. द वे इट शुड बी अप्रोच इज दिस मेथड. रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे एक लास्ट सस्टेन्ड पोर्शन को, एक लास्ट कॉन्क्रीट पोर्शन को आप पढ़ते हो टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. इंजॉय दिस एंटायर वीडियो. 1 मिनट भी मिस मत करना. तुम्हें मैं रिवाइज कराऊंगा, तुम्हें मैं एलिमिनेशन मेथड दिखाऊंगा. आई टीच यू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू डीलिंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स. सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड SIDLIVE SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. इस कोड को यूज करना है SIDLIVE SIDLIVE. मेरा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एवरी टाइम आप प्लस क्लासेस, एवरी टाइम आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एवरी टाइम आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेंगे. दिस इज going to give you a huge immediate discount and you'll become the part of the largest team on an academy. ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसको आपने ज्वाइन करना है टू गेट अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम मी. और अगर आपके पास इस टाइम मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए और इस कोड को स्कैन करते भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे. सो वी आर ऑन एन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. एंड बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो वी विल बिकम द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. और ये सिर्फ पॉलिटी गवर्नेंस के लिए या इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नेम इट, एवरीथिंग. प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक, लास्ट डे तक हम आपका साथ देंगे. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को 1 2 3 4 5 6 करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और ये इंटिमिडेटिंग हो जाता है. प्रेशर आने लगता है. समझ में नहीं आता कि कैसे यार, हाउ विल वी मैनेज दिस पार्ट. इसको उल्टा समझना होता है. फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट, ओके, आप उसको छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में तोड़ो, तब तुम्हें वर्किंग डायनामिक्स समझ में आता है. तब तुम्हें समझ में आता है कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे सब्जेक्ट को समझना है, कैसे इतने सारे पार्ट्स. यार हद दे यार, सिलेबस देखा है कितना भयंकर है. ये सारा पार्ट्स को हमको कनेक्ट कैसे करना है, वो मैं तुम्हें, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं. और हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ऑसमली सक्सेसफुल है. 57 आउट ऑफ लास्ट 79 क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है. और तुम जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है वो हाँ ही बोलेंगे, और जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे. दैट इज ओके. तुम अपना फायदा उठाओ. वी आर गिविंग यू 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन. आपने सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE और मेरे प्लस क्लासेस में ज्वाइन करना है. I'll tell you how to give yourself a realistic chance of cracking this exam. तो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज हमारे पहले 6 राउंड्स खत्म हो गए. हमने पार्ट 1 2 3 4 5 6 में 5 5 5 5 करके 30 क्वेश्चन कर लिए. प्लान ये है कि जल्दबाजी में ना पढ़ा जाए. प्लान ये है कि थरो पढ़ा जाए. प्लान ये है कि एक बार पढ़ा जाए और फिर कभी ना भूला जाए. ये हमारा प्लान है. इसलिए जो लोग जल्दबाजी में हैं, जो लोग भागदौड़ करना चाहते हैं, जो एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे हॉप करना चाहते हैं, जो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम पे हॉप करना चाहते हैं, कृपा करके सायोनारा, बाय बाय. ऑलराइट. जो लोग यहां बैठेंगे वो शिद्दत से पढ़ने के लिए बैठेंगे, समझने से पढ़ेंगे. होले होले दुआ लगती है, होले होले दवा लगती है. शाहरुख भाई बोल चुके हैं. लेट्स गो ऑन दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Which amongst the following judgment of the Supreme Court held that fundamental rights are sacrosanct in nature? केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस,
मिनर्वा मिल्स केस और आईआर कोयलो केस। ये क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन अब टफ होते जा रहे, अब होश उड़ाने वाले क्वेश्चन आएंगे। तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ट्रेनिंग दूंगा कि तुमको लगेगा बाप रे हम कहां पर आ गए। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। 60 seconds, +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you leave it unattempted. वैसे unattempted क्यों छोड़ोगे मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है, समझदारी हो सकती है किसी तरह की। So +1 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you leave it unattempted. देखते तुम इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं। सोच समझ के आंसर दो। Which amongst the following judgment of the Supreme Court held that fundamental rights are sacrosanct? इसको देखो, ये कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट। बेटा ये हल्के क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जिससे ये पता चल जाता है कि तुमने सब्जेक्ट कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है। राइट, और मेरे प्लस वाले स्टूडेंट्स, बेटा अगर तुमने गलत किया, नहीं ओके, 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और अब तुम्हारे पास रह गए 35 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। टाइम पूरा होना चाहिए लेकिन बहुत ध्यान से आंसर देना। Which amongst the following judgment of the Supreme Court held that fundamental rights are sacrosanct? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपने डिसीजन में लिखा था that फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct in nature। अभी क्या है ना, यहां पर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ते टाइम इसको इतना डिटेल में कर चुके होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स जो मुझसे पढ़े होंगे, खासकर जो मुझसे पढ़े होंगे, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। और तुमने भी अगर ढंग से पढ़ा होगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अब हमारे पास सिर्फ 2 सेकेंड रह गए एंड योर टाइम इज अप एंड आंसर इज गोलकनाथ केस। यस, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये गोलकनाथ केस में था। दिस वॉज नॉट एनीवेयर एल्स। प्लीज अंडरस्टैंड, गोलकनाथ केस में फॉर द फर्स्ट टाइम ये बात बोली गई थी। हुआ क्या था कि सारी हेडेक चल रही थी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 13 बोलता था फंडामेंटल राइट्स आर एन एक्सेप्शन टू विच आर्टिकल 368 कैन नॉट बी अप्लाइड। और आर्टिकल 368 की अगर तुम लैंग्वेज पढ़ोगे तो आर्टिकल 368 में लिखा था दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो पढ़ ही लेते, क्या प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, कहां गया। पढ़ने वाले ऐसे होते बेटा, टाइम पास करना बहुत आसान होता है। कहां गया यार, ओ मिल गया। तो आर्टिकल 368 says power of the parliament to amend the constitution and the procedure therefore, notwithstanding anything in this constitution, parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision in the constitution। मैं नहीं बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। एनी प्रोविजन, तो प्रैक्टिकली आर्टिकल 368 अनलिमिटेड हो जाता है। ऑलराइट, और आर्टिकल 13 ऑब्वियसली डज नॉट अलाउ द फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा बी वायोलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सारी लड़ाई चली रही थी। अब फाइनली कौन फैसला करेगा कि आर्टिकल 13 is the one which will dominate or article 368 will dominate? So article 13 और 368 की लड़ाई पहली हुई थी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ओके, और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो आर्टिकल 368 इज अलाउड। फिर सेम सीन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में हुआ, उसमें भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट इज अलाउड टू गो टूवर्ड्स द टेरिटरी ऑफ आर्टिकल 13, in other words fundamental right। लेकिन मेरा बच्चा, it was 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड बाय द आर्टिकल 368। इन अदर वर्ड्स फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct, नॉट टू बी टच्ड। इसको इन अदर वर्ड्स ऐसा लोकल लैंग्वेज में बोला जा सकता है दैट आर्टिकल 368 कैन बी लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। यही वो केस है जहां से ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, विच फाइनली एंडेड इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ केशवानंद भारती केस। तो यहां पर इस केस से
ऑलराइट, कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, पहले हमने करना है एलिमिनेशन। आयर कोयलो केस का इससे कोई लेना देना नहीं, ये 2006-2007 का केस है, ये बहुत दूर की बात है। पहली बात यहां पर ये कि पहली बार आया है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सेक्रोसैंक्ट, ये बहुत बात की बात है, ये 1980 का केस है। तो सारा का सारा खेल ये एलिमिनेशन टू E2 एंड C2 से हो गया। तो मुझे से दो ही क्वेश्चन पे डिटर्मिनेशन करना था, केशवानंद भारती केस और गोलकनाथ केस। बट यहां पर गड़बड़ जो ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया, बेटा टॉपर बन रहे हो तुम लोग, वो इस कोर्ट्स पे था। यू अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट इन नेचर, फंडामेंटल राइट्स पे बात हो रही है। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना गया एज अ होल, राइट। सो बहुत ध्यान से आंसर देने का टाइम था। जिन लोगों ने आंसर दिया है मेरा दिल खुश हो गया, तुम्हें +1 मार्क्स है, जिनका रॉन्ग है -1 है, और 0 अगर अनअटेम्प्टेड है, और जो अगर मेरे से प्लस में पड़े हुए, अगर तुमने गलत किया है तो -5 है तुम्हें। लो, हैप्पी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following with regards to इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेटा क्वेश्चन टफ होते जा रहे, पहले 6 राउंड्स में, पहले 6 पार्ट्स में रिलेटिवली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन अब तुम ट्रेन हो गए हो, तो अब मैं तुम्हें धीरे 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 एग्जाम की तरफ लेकर जा रहा हूं। नंबर 1, द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution provides for the term of Chief Election Commissioner 65 years of age or 6 years in office, both A and B, neither A nor B। मैं गारंटी से बोलता हूं, नहीं, पहले मेरे को गारंटी देने दो। मैं गारंटी से बोलता हूं कि तुम में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स, ज्यादातर जो अटेम्प्ट करेंगे, वो कंफ्यूजन में गलती करेंगे। क्लेम है बेटा, हमारा क्लेम है। 60 सेकेंड से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है। अब 60 सेकेंड में आंसर दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड है। तुम जल्दबाजी में करोगे, पक्का गलत करोगे, और जबरदस्त ट्रैप है बाबा, बहुत जबरदस्त ट्रैप है। अच्छे अच्छे इसमें गिरने वाले हैं, लेकिन सोच समझ के आंसर दो। तो देखो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ये हमारा एडवांस लेवल राउंड चालू हो गया है, तो इसमें भाग दौड़ मत करो, सोच समझ के आंसर दो। एक एक वर्ड, कीवर्ड्स को पकड़ो और आंसर दो। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम सब एमसीक्यू में से फैक्ट्स निकाल रहे। सो वी आर लुकिंग एट एमसीक्यूज और उसके फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, फिर उन फैक्ट्स को हम बाद में अप्लाई करके मेंस में यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। और इसी खुशी में तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारे पास 20 सेकंड रह गए हैं। सोच समझ के क्वेश्चन करो। इसमें ट्रू पूछा गया है, आराम से देखो। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर बार्ड फ्रॉम post retirement employment as per the constitution provides a term of chief election commissioner as 65 years age or 6 years। जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बता देता हूं, जबकि तुम्हारा टाइम अप हो गया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूं। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें एक एक वर्ड पर गौर फरमाना जरूरी है। अगर आपने गौर नहीं किया, यहां पर ट्रैप होता है, डेविल इज इन द डिटेल। तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड देखना। और तुम्हारा टाइम हो गया है खत्म, और मुझे पूरा मालूम है कि तुम लोग में से बहुत सारे लोग गलत करेंगे, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आंसर इज डी। डी कैसे? मैंने बताया, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमने पढ़ा नहीं। क्या नहीं पढ़ा मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, प्रूव भी करूंगा, ऐसा नहीं है, हम प्रूव भी करेंगे। सबसे पहली बात है, यहां पर क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू इज और आर ट्रू, तो ये है सर ट्रू। बहुत बढ़िया। फिर है बेटा, ये बड़े बड़े लोग नहीं संभाल पाएंगे ये क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। रुको, पहली बात तो ये। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशनर 65 ईयर्स ऑफ एज। तुम नोटिस नहीं कर रहे, यहां पे गड़बड़ क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। ओड़ी बाबू, तुम समझे ही नहीं मेरे क्वेश्चन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहली बात तो ये ऐसे ही रॉन्ग है। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट बार्ड है ही नहीं। ओके, बी दैट कहीं से भी। दूसरा इज कि ये सुना हुआ लग रहा है। सर ये तो ठीक ही बोल रहे हो ना सर, ये थोड़ा गलत है।
बेटा स्टाइल है बेटा, क्वेश्चन समझा करो, ध्यान से पल्ले पढ़ो। ये जो चीज है 65 ईयर्स ऑफ एज एंड 6 ईयर्स, ये लिखा तो हुआ है सर, ये लिखा तो है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes his office, provided that where the chief election commissioner or an election commissioner attains the age of 65 years before the, तो ये क्या हो गया 6 years, ये क्या हो गया 65 years, etc etc, he shall vacate his office on the date of which, सर लिखा तो है, अब मैं क्या प्रॉब्लम। मेरे प्यारा सा बच्चा, मेरा स्मार्ट लोग, मेरे बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में दिया हुआ। इससे इसको बोलते हैं गुगली। ओके, बॉल जानी थी ऑफ साइड, बॉल चली गई लेग साइड और तुम्हारे उड़ गए स्टंप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन इतने प्यार से टिल्टेड था क्योंकि तुम्हें ये नहीं दिखाई दिया। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग दिस, नो, ये ट्रैप था। इन अदर वर्ड्स, ये तो पहले ही रॉन्ग था और ये रॉन्ग था। दिस इज कॉल्ड एज चैंपियन लेवल प्रिपरेशन। इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इसका रीजन है, रीजन ये है कि एग्जाम में होता है स्ट्रेस, आंखों के आगे हो रहा है अंधेरा छा रहा होता है, और उसका अंधेरा छाने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि तुम्हें खुद के ही प्रिपरेशन पर ना विश्वास नहीं होता। तो आर्मी में क्या बोलते हैं कि आर्मी में जो गन होती है ना, गन, हाँ, उस गन के ऊपर भरोसा करना होता है। इसलिए आर्मी को जब ऑफिसर को या सोल्जर को गन दी जाती है ना, बोलते हैं इसका ख्याल रखना, तो वो है ना उस गन को सफाई करेगा, उस गन की मेंटेनेंस करेगा, उस गन को रोज करेगा, बड़े इज्जत से करेगा, प्रार्थना करेगा, यू नो, शस्त्र पूजा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो गन फायर करेगी, ये विश्वास होना चाहिए, वरना तुम्हें ये अगर शक रहेगा, पता नहीं यार मैं सोल्जर दुश्मन के सामने जाऊं और भैया गन ही ना चले, तो भाई उस शक पे तो फिर तुम जाओगे नहीं ना। अपनी प्रिपरेशन को इतना जबरदस्त होना चाहिए, अपने टीचर पे इतना भरोसा होना चाहिए, और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पे भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने टीचर पे भरोसा नहीं है, छड़ दो एनू, गलत जगह हैगी। ओके, कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि ऑथोरिटेटिव जगहों से पढ़ाऊं। ये सारा का सारा खेल रटवाने से नहीं होने वाला, दिखाने से हो गया। ये सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, और ये जब तुम्हें विश्वास होगा ना कि यार क्या पढ़ाया है यार, और मेरा पढ़ाया हुआ जब तुमको बार बार सक्सेस देगा ना, तुम्हें लग जाएगा आने दो जैसा मर्जी क्वेश्चन, हम निपट लेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रखना, 24 कैरेट रॉक सॉलिड स्टेलर प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे कैसे क्वेश्चन है, अरे रुको यार। विच ऑफ द फॉलोइंग is a directive to the state as per the constitution to promote international peace and security, to maintain just and honorable relations between nations, both A and B, neither A nor B. मैं एक सवाल तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूं जो मुझे लोग पूछते रहते हैं। सिद्धार्थ सर, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद है, मालूम है तुम्हें ये बात सच है, ये बात मैंने प्रूव की हुई है और ये मैंने स्क्रीन पे कई बार किया हुआ है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी खोल के देखो, ओके, और तुम उसका सिर्फ ऐसा आर्टिकल नंबर बोलो, मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुंह जबानी रिपीट कर सकता हूं। हाउएवर दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर यू। तुम सिर्फ सब्जेक्ट समझो। तुम्हारा टाइम चालू हो चुका है बाय द वे, ओके, 60 सेकंड में तुम्हें आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन to promote international peace and security, to maintain just and honorable relations between nations, both A and B, and neither A nor B. Let us try and understand whether you are able to answer this question or not. You have 30 seconds more. 30 seconds. देखो, अब ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जवाब है, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन इन एंड आउट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? शुड वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन और शुड वी नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूशन? इफ वी डोंट नो द कॉन्स्टिट्यूशन,
देन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। एंड योर टाइम इज अप एंड योर आंसर इज सी। तो ये कैसे आया, ओके देखते। ऑलराइट, तो हमने पढ़ना है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही बढ़िया सर, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। तो ऐसे तो मैं ऐसे ही मैं फ्लिप कर रहा हूँ, ओके। पढ़ने को तो मैं कहीं से भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल 51 पढ़ के दिखाता हूँ। तो आर्टिकल 51 में क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जब बनाया तो ये इसीलिए बनाया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 से प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। या पीछे पड़ गए हो सर आप, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे बार बार क्वेश्चन पूछता, मेरी मर्जी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट हम लोग मेंटेन करेंगे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। अगर तुम आर्टिकल 51 खोल के देखोगे, देन द स्टेट शैल लिखा है, promote international peace and security. The state shall maintain just and honorable relations between the nations, and the state shall foster respect for international law and treaties and obligations. And finally, that the state shall strive to ensure to settle international disputes by arbitration. A, B, C and D. ये है आर्टिकल 51। अगर तुम ये नहीं करते, अगर तुम्हें ये चारों नहीं मालूम है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमको कम से कम कीवर्ड्स पे बेसिस पे नहीं याद है, तुम ये आंसर दे नहीं सकते। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सो यू कैन नॉट मिस दीस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is true with regards to point of order motion? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछो। A, point of order motion should relate to interpretation or enforcement of rules of procedure and conduct of business of the House. B, whether a point raised as a point of order or not is only decided by the presiding officer. Both A and B, neither A nor B. ज्यादातर एस्पिरेंट फ्रेंड्स जिन लोगों को सब्जेक्ट नहीं आता, वो इस क्वेश्चन को एड्रेस भी नहीं कर सकते, उनको समझ में भी नहीं आएगा वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर नॉट टू स्टार्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मेक श्योर दैट यू शुड नो सच अ क्वेश्चन इन एंड आउट। और इसीलिए प्लीज ज्यादा व्यर्थ मत करो समय, और हमारी प्लस क्लासेस में आ जाओ। तुम्हें बार बार लगेगा सिद्धार्थ सर फिर बोलते हो, बहुत जरूरी है। जितने लोग मेरी क्लास में आए, जितने लोगों ने मेरे प्लस क्लासेस में ज्वाइन किया, उनको फायदा ही हुआ है। सो अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करके क्या फायदा होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम चालू नहीं हुआ है? टाइम चालू हो चुका है। ओके ओके, 30 more seconds. Hopefully you'll be able to answer this question. And which of the following is true with regards to point of order motion? A point of order motion should relate to interpretation or enforcement of rules of procedure and conduct of business of the house. मैं ना पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, अच्छा लोकसभा, अच्छा 11 बजे पार्लियामेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ओके मैं 11:30 बजे पहुंच रहा हूँ, अच्छा फिर क्या? कुछ नहीं, मतलब आंसर दे दो। सी, क्या बोलना चाह रहे थे बेटा? रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है ना। मैं 11 बजे जाना चाहिए था, 11:30 बजे पहुंच रहा हूं। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के खिलाफ है। इसीलिए मेरे जो ऑपोजिट साइड पे खड़े लोग हैं ना, जो मेंबर्स है, वो रेस करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन। ओके, व्हाई? बिकॉज वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से अलग जाएंगे, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन मूव करेंगे, लेकिन ये डिसाइड करें कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन है या नहीं। इन अदर वर्ड्स, सॉरी मोशन तो है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है या नहीं। इन अदर वर्ड्स, ये सही में मैंने रूल तोड़ा है या नहीं। क्या 11 बजे का टाइम जो मैंने तोड़ दिया वो सच में कोई रूल है या नहीं है? वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में लिखा है या नहीं है? वो मुझे फॉलो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा। तुम कंप्लेंट कर लो, ये काम करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ में आया? सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में कभी कभी नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। ज्यादातर होता है कि लगता है, इट ऐसा लगता है। देखो बेटा, मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ा रहा हूं। लगता है, ऐसा लगता है
कि यार कुछ गलती हो रही है, ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, ऐसा लगता है कई बार, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ये सिर्फ लगता ही है, बिकॉज वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्या सच में ऐसा रूल है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना पड़ता है। सो दिस हैज टू बी लेफ्ट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि वो इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर मोशन को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, बिकॉज इज इट पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नॉट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आंसर है सी, और जिन लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है मुबारक हो, क्योंकि तुमको मिले +1, और जिनका रॉन्ग है क्या वो -1 और 0। ओके, सो जो लोग मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं, अगर तुमने गलत किया है मेरी तरफ से तुमको एक गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? अगर तुमने गलत किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो तुम्हें मिलेगा -11। प्यार है ना, पढ़ाया है ना, फिर उसके बाद भी गलत। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following statements regarding Election Commission of India is or are correct? 1, as per the constitution, अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका है, लो ना, ये क्या हुआ? As per the Constitution of India, the Chief Election Commission shall hold office for a term of 6 years or shall retire at the age of 65 years, whichever is earlier. 2, if the Chief Election Commissioner and the Election Commission differs in the opinion of any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority. 3, the date of enforcement of the constitutional provision regarding the Election Commission of India coincides with the date of adoption of the preamble. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. ऐसा सोचता हूँ मैं ना, घूमने चले जाता हूँ, ओके, खाना लेकर आ जाता हूँ बाहर के रेस्टोरेंट से खरीद के, ओके, गरम गरम खाने बनाता हूँ, खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसको सोचते रहो। क्या बात करो, 60 सेकंड में तुम्हें लगता है तुम ये आंसर दे पाओगे? ट्राई कर लो, मुझे तो नहीं लगता। ऑलराइट, सो अगर तुमने इसको करेक्ट कर दिया तो मैं तुम्हें दूंगा +1.5। ओहो दिलदार मेरे तरफ, मतलब क्वेश्चन में जान है बेटा, लोडेड क्वेश्चन। ओके, हैवी वेट क्वेश्चन। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, तुम आराम से इसको आंसर दो। 60 सेकंड है तुम्हारे पास। बच गए हैं तुम्हारे पास अबाउट 25 सेकेंड्स। ओके, आज की ही क्लास में, आज के ही वीडियो में पहला या दूसरा क्वेश्चन जो ऐसा था उसमें मैं तुम्हें इसके बारे में फैक्ट पढ़ा चुका हूं, लेकिन मजेदार बात यह है कि क्या तुम उसको अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दैट इज द नेम ऑफ द गेम। अगर तुम इसको अप्लाई कर पाए तो तुम्हारी हो जाएगी लॉटरी, और अगर नहीं कर पाए तो तुम लोग फेल हो जाओगे। एंड दैट इज द एंटायर मिशन ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चनिंग। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये इसीलिए नहीं पढ़वा रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एमसीक्यूज 5 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। तुम नोटिस करोगे ये पर्सनली क्यूरेटेड क्वेश्चंस है, इससे तुम्हारा एक्चुअली टेस्ट हो रहा है टू बी एबल, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट, डू यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और नॉट, और या फिर तुम सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज लोग ना मुझे क्या बोलते हैं, सर हमने ना प्रीलिम्स की तैयारी करी और हमने 10,000 एमसीक्यूज किए। मैंने कहा बच्चे पगले रुलाएगा क्या, 10,000 एमसीक्यूज, 10,000 एमसीक्यूज करोगे क्या? एट मैक्सिमम अगर मैं तुम्हें अपने क्यूरेटेड क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस करा दूं ना, दुनिया के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता और दुनिया का ऐसा कोई फैक्ट नहीं रहता पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर में जिसको तुम आंसर ना दे पाओ, चाहे एग्जामिनर कितना मर्जी घुमा ले। यू आर ऑलमोस्ट रीजनेबली इन अ सिचुएशन टू एड्रेस एनी क्वेश्चन, ANY, एनी क्वेश्चन। जैसे ये एग्जाम्पल अब तुम्हारे सामने, देखते तुम आंसर दे पाते हो कि नहीं। मान के चलो और योर टाइम इज अप एंड आंसर इज बी। मुझे कुछ भी नहीं आता था सर। देखो मैं तुम्हें पहली बात, जिन लोगों ने आंसर दिया है ओके, उनको मैं 1.5 दूंगा, नॉट इवन इफ इट इज नॉट बेस्ड अपॉन नॉलेज। कैसी बातें करो। देखो इसी क्वेश्चन पेपर को वापस चलते, ओके, यहां पर आज मैंने तुमको पढ़ाया, नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो इस सब्जेक्ट, इस एग्जाम को क्रैक कैसे करते। यहां लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज और आर ट्रू,
यहां लिखा था मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। मैंने तुम्हें बताया ऐसा कहीं पे बार लिखा ही नहीं है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीलिम्स में भी आता है। इनफैक्ट हम लोग पढ़ाते टाइम भी बोलते हैं कि ईसीआई में ये एक अलग ही चीज है कि दे आर नॉट बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कैग होता है। फिर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ टर्म फॉर सीईसी 65 ईयर्स ऑफ एज और 6 ईयर्स इन ऑफिस। ये भी सर ये तो ठीक था, ये ठीक नहीं था ना बेटा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 में। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर मुझे जो पता चल गया वो पड़ गया कि ये लाइन गड़बड़ है बाबा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन हमको करना क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, सो लेट अस नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अब देखो एक ही क्वेश्चन को अप्रोच करने के कितने सारे तरीके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं एंड गेट दिस। As per the Constitution of India, the Chief Election Commissioner shall hold office for a term of 6 years or shall retire at the age of 65 years, whichever is earlier. पहली लाइन हमको मिल चुकी है और अभी अभी मैंने तुमको एक जबरदस्त ज्ञानवर्धक च्यवनप्राश खिलाया क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा हुआ। तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलता है कि सर ये वाली जो चॉइस है ये रॉन्ग है, ओके, और इस हिसाब से ये भी रॉन्ग है, इस हिसाब से ये भी रॉन्ग है, और इस हिसाब से ये भी रॉन्ग है। एक इंटेलिजेंट शार्प स्टूडेंट खत्म कर देता है एग्जामिनेशन का जो जहर होता है ना, जहर वो खत्म कर देता है कि भैया आप जो मर्जी आप निपट लो। इसको बोलते हैं E2C2 मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं E2C2 मेथड। E2C2 मेथड के अनुसार आपको कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप 2 एलिमिनेट करो। किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कृपा करके चारों ऐसे कंफ्यूजन में मत हो भगवान, ए बी ए सी डी, कम से कम 2 एलिमिनेट होते ही होते हैं। प्योर मिनिमम बेसिक एवरेज एस्पिरेंट को 2 एलिमिनेशन आने चाहिए। अगर वो नहीं आते, यू हैव रियली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। इसीलिए मेक श्योर कि आपने अब इस वाले केस में अभी आपने एक ही एलिमिनेट किया और आपके 3 चॉइसेस एलिमिनेट हो गए। जिनको सब्जेक्ट आता नहीं ना बेटा, ना पढ़ना ना पढ़ाना, वो ये इस बारे में दुख मनाते रहते, अरे एलिमिनेशन नहीं होता, एलिमिनेट हो गया। दिस इज द फर्स्ट वे जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ दोस मेथड। अभी रुको यार, अभी और तरीके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। अब इसको नेगेटिव से करोगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका बड़ा ही सिंपल है, जिसके लिए कुछ फॉर्मूलास होते हैं। जैसे बोला जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज not the boss of election commission of India, he is the first amongst equals। क्या मैंने बोला? इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, हमारे यहां पे 3 मेंबर्स है अभी, लेकिन ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। इन अदर वर्ड्स ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, नो, ये सब फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। दे आर ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स, सिर्फ सीईसी इज फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स, नॉट अबव, फर्स्ट, ओके, इसे फर्स्ट अमंग इक्वल्स बोलते हैं। अब मान के चलो कि कोई सवाल है, देयर इज अ डिस्प्यूट, देयर इज सम डिसीजन टू बी टेकन इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा यार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या इंटरप्रिटेशन है, कुछ भी। कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है, एक है सीईसी, 2 है ईसीस, राइट, लेकिन ये फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स है। आमतौर पे एक्सपेक्टेड ही होता है, क्योंकि ये लोग सब लोग एक ही साथ इलेक्शन कमीशन में, तो ये लोग यूनानिमस होने चाहिए। हाँ सर, ये यूनानिमस होने चाहिए, सबने एक ही फैसला कर लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, बिल्कुल सही बात। तो सपोज सीईसी ने साहब ने बोला करो, ईसी साहब ने बोला करो, और एक ईसी साहब ने बोला नहीं करो, या फिर
सीईसी साहब ने बोला करो, ओके, और इन दोनों ने बोला नहीं करो। आइदर वेज जिसकी तरफ मेजॉरिटी होगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सीईसी साहब ने क्या फैसला किया, दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। ये थॉट प्रोसेस करने के लिए तुमको ये थॉट प्रोसेस ठीक से क्लियर होना चाहिए कि जो सीईसी होते वो फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होते। जैसे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि 2 करेक्ट है, राइट, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हो गया, ओके, तुम्हें फिर से यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस वन, ओके, कि यार ये 1 and 3 ओनली नहीं हो सकता। धीरे धीरे आप जाकर एलिमिनेट भी कर सकते हो। और सिंपल, द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोइंसाइड्स विद द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द प्रीएम्बल। बहुत सिंपल सी बात है, 26 November 1949, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this day of 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये वर्ड था प्रीएम्बल, 26 नवंबर 1949। क्या इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिल चुका था, या जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन देता था क्या वो आर्टिकल एक्टिव हो गया था? अरे हुआ था ना, तब भी तो आर्टिकल 324 एक्टिव हुआ होगा, तब भी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 26 जनवरी 1950 से पहले हो गया होगा, तब भी तो प्रेसिडेंट बने थे। दैट इज सो लॉजिकल। The date of enforcement of the constitutional provision regarding the Election Commission of India coincides. What a beautiful language. This is how you address a question. So my friends, I hope तुमको समझ में आया। चाहे तुम नेगेटिव फॉर्म में देखो, चाहे तुम पॉजिटिव फॉर्म में देखो, this is how you study for their exam. तरीका होता है बेटा एग्जाम क्रैक करने का, पढ़ने का। इसीलिए ये कोड इतना फेमस हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार इन्वाइट कर रहा हूं, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। Please make sure that you give yourself a realistic chance of cracking this exam. अगर तुम ये नहीं करोगे, you are bound to make a mistake. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE. बहुत सारे prizes मिल रहे हैं। UCSC जो हमारी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, you get a huge opportunity to win from a pool of 40 crores. ये हमारा राउंड 7 आज हमारा खत्म हुआ है। ऑल्सो हमारे ऑप्शनल कार्निवल स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरा कोर्स चल रहा है PSI और ऑप्शनल, विच इज अ वेरी फेमस कोर्स। प्लीज डोंट मिस दिस। यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स। अपना करियर खुद बनाओ, हम तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देंगे। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन एवरी सच स्टेप विच गिव्स यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्डवर्क, बहुत शिद्दत, बहुत उम्मीद, बहुत टाइम, बहुत पैसा। हम तुम्हें देंगे 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। इफ यू वांट योर लाइफ टू बी मेड, prepare in a particular direction. Don't unnecessarily waste your time and don't unnecessarily go from one part to another and other part to back. ऐसा मत करना। UPSC EPFO is also now live. अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये एग्जाम चाहते हो, वो भी अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है। सबके लिए आपको एक ही कोड यूज करना है, SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज करो। द लार्जेस्ट एंड द लकीस्ट टीम ऑन अनअकैडमी के पार्ट बन जाओगे। हम तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देंगे। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, ऑल द वे टिल इंटरव्यू। ये मैंने किया है राउंड 7। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं पहले ये 5 क्वेश्चन जो आज के इनको रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे। इसीलिए मेक श्योर दैट यू रिवाइज एंड देन कम। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।